असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पान नंबर 68 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। शाह साहब इस तरह के मुजरिमों के लिए फांसी की सजा ही बनती है। न जाने क्यों आपने उम्र कैद में डाल दिया ये मामला। SHO के तासुर बड़े लहजे में कहने पर बेराम शाह ने गहरी सांस पड़ी थी। जुर्म जिसने भी किया हो सजा भी सिर्फ उसे मिलनी चाहिए ऑफिसर। इसे फांसी होती तो कोई और जिंदगी तो गुजार लेता, लेकिन इस गम को कभी दिल से ना निकाल पाता। ये औरत अगर सिर्फ मुजरम होती तो अलग बात थी। ये जरगाम खान की माँ भी है। माँ होनी भी हो तो कोई औलाद उसे फांसी के धाते पर चढ़ते हुए नहीं दे सकती। और शायद फांसी से बदतर उम्र भर की सजा है। जिस औरत ने सारी जिंदगी महल जैसे घर में गुजारी हो, ऐशो इज्जत में जिंदगी को जिया हो और लोगों पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देखे हो, उसके लिए इससे बढ़कर क्या सजा हो सकती है। बाकी जरगाम और हदायत लोग वापस आते हैं तो मिलकर बात कर लेते हैं क्या करना है। फिलहाल उसे थाने से जेल पहुंचाओ तुम। संजीदा लहजे में कहते हुए अपनी जगह से उठा था। नीले कोट के बटन बंद करते हुए आंखों में काला चश्मा लगाया तो SHO ने कुर्सी से उठा हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थामते हुए वहां से निकलते बाहर अपनी कार के पास आया था। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बाजू गाड़ी की छत पर टकायपुर सोच नजर थाने की दीवारों को देखते हुए साथ झटका गाड़ी में बैठा था। अपने चेहरे पर किसी चीज को रिंगते हुए महसूस करके पलवशा ने नींद में हाथ मारकर उसे दूर करते हुए करवट ली थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अपने बाजू पर कुछ रिंगता हुआ महसूस करते हुए वो नींद में कसमसाई थी। कंफर्टर खींचकर आगे को खिसकाया, चेहरा तकिए पर छुपाया था। कुछ पल इस खून से गुजरे थे कि पलवशा को अपने वजूद पर बोझ महसूस हुआ था। अपनी गर्दन पर जागती सांसों की तपश महसूस करते पलवशा खान की नींद भग से उड़ी थी। होंठों से बेसाता निकलते हुए चीखा गला किसी ने होंठों पर हाथ रखते हुए घोंटा तो पलवशा खान की नीली आंखें पल में लबलब पानियों से भरी थी। हाथ हटा रहा हूँ, गले से आवाज भी निकली तो जान ले लूंगा पलवशे। हदायशा की बारी आवाज पर पलवशा खान का वजूद साकत हुआ था। नीली आंखों की पुतलियां हैरत से फैली थी, जबकि हदायशा हाथ हटाते हुए पलवशा खान को बाजू से दबोचते हुए रूह अपने जन्म कर चुका था। हदाय आप कब आए? हदायशा की गुस्से भरी आंखों पर देखते हुए इस्तफसार किया तो हदायशा ने पलवशे के बाजू पर गिस बढ़ाते हुए उसे अपनी करीब कतार कर लिया था। मैं कब आया ये बताना जरूरी नहीं है। तुम यहाँ क्यों और किससे पूछ कर आई हो, इस बात का जवाब देना जरूरी है। अब मेरे दोनों सवालों का जवाब बिना चूं चुरा किए एक ही सांस में दो, वरना पलवशी खान तुम्हारी सांसें हलक से खींच लूंगा। कड़बड़ के बल लेटे हुए पलवशा का रूह अपने जानब किया। एक हाथ साथी से पलवशा खान के कमर के गिर्द लपेटते और दूसरा पलवशी के गर्दन के गिर्द हायल करते हुए सर्द लहजे में घुराकर कहते वो पलवशी खान की जान लबू पर ले आया था। आपसे दूर जाने के लिए और लाला से पूछ कर आई हूँ। बिना रुके एक ही सांस में कहती वह गुस्से को मजीद हवा दे गए थे। हदायत प्लीज, नहीं दर्द हो रहा है। हदायशा की गिरफ्त में सख्ती आई तो पलवशा को हदायशा की उंगलियां अपनी कमर में दरसती हुई महसूस हुई, जबकि पलवशा की सिसकी बढ़ने पर वो झटके से छोड़ता हुआ बेड पर चट लटता हुआ उस पर साया कर गया था। किस खुशी में दूर जाना था? हाँ, वहां कौन सा मेरे बहुत पास थी, दूर ही रही थी ना। और फिर ऐसे कौन सा दूर जाने के अरमान थे जो यहाँ आकर होते हुए होने थे। पलवशा का जबड़ा दाएं हाथ में दबोचते चेहरा हद दर्जे पलवशा के करीब चेहरे के करीब करते हुए सुलगते लहजे में कहा तो पलवशा खान ने बेतरतीब होते दरकुन पर मुश्किल काबू पाने की कोशिश की थी, जबकि हदायशा की इतनी सी कुर्बत पर हथेलियां पसीने से तर हुई थे। दहती सांसों की तपश महसूस करते पलवशा के गले में गिल्टी से उबड़ कर मादूम हुई थी। लाला ने बताया आप नहीं आए थे, आपको हॉस्पिटल ज्यादा अजीज था। मरीज बीवी की जान से ज्यादा जरूरी थे जो आप उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते थे। जब आपको तब इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, तो इस बात से भी नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। नजर झुकाए स्पार लहजे में जवाब दिया तो हदायशा ने आबरू झुकाकर पलवशी खान के झुके चेहरे को देखा और फिर नरमी से पीछे हुआ था। पलवशी ने चौंक कर हदायशा को देखा, मगर अगले ही लम्हे हदायशा को कुर्ता उतारकर बैठते नीचे उछालते देखकर पलवशी खान का दिल उछलकर हलक में आया था। ये क्या कर रहे हैं? हदायत पकड़ते चेहरे के साथ ही अपने गले की जानब बढ़ते हुए हदायशा के हाथ को देखते हुए टूटे फूटे लफ्जों में जवाब पूछा तो हदायशा मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए झटके से पलवशी खान के गले से दुपट्टा निकालकर बेड की दूसरी जानब उछाल चुका था। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ताकि तुम्हें पता हो कि हदायशा के लिए कौन जरूरी है कौन नहीं। हदायशा को तुम्हारे होने या न होने से फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन आज मैं तुम पर यह बात बहुत अच्छे से वाज़ा करने वाला हूँ कि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम हदायशा के लिए उसके दिल में जिंदगी में जितनी अहमियत रखती हो और हदायशा से दूरी बनाने का क्या सजा है। पलवशी खान की कलाइयां सदगिरत में लेकर तकिए पर टकाते एक लफ्ज पर जोर देकर कहते हुए पलवशी खान की हैरत से फैली हुई आंखों में झांका तो पलवशी खान के वजूद में सुनसुनी दौड़ती हुई महसूस हुई। लेकिन हदायत आपने मुझे टाइम कोई राह फरा ना देखकर खुद को बचाने के लिए क्या थी। वो हदायशा को भड़का चुके थे। नीली आंखों में गजब लिए वो झटके से पीछे होकर उठ बैठा और पलवशी खान को भी खींच कर अपने सामने करता हुआ अपना बाजू पलवशी खान के गर्दन के गिर्द हाल करता हुआ शिद्दत से पलवशी खान के नाजुक होंठों पर झुका था।
जब हदायत शाह की जानलेवा लम्स पर वो जी जान से कांपी थी, अपने होंठों पर बढ़ती हुई जड़हाना गिरद पर वो बुरी तरह से मचली थी, जबकि हदायत शाह पलवशी खान को सख्ती से खुद में बीचे। पूरी शिद्दत से पलवशी खान की सांसें खुद में अंडेलते, अपना सारा गुस्सा, सारी नाराजगी पलवशी के नाजुक होंठों पर उतारते झटके से पीछे हुआ था। पलवशी को तकिए पर गिराते, अपने नम होंठों पर अंगूठा फेरते हुए हमार अलू नजुर से पलवशी खान को गहरे सांस भरते देखकर वो उसके चेहरे पर झुका था। गुलाबी दहते गाल और हदायत शाह की सूरज झलकते हुए होंठ देखकर हदायत शाह के लबों पर मुस्कुराहट ने छुआ था, जैसे अगले ही लम्हे वो छुपाता हुआ पलवशी खान पर अपना सारा बोझ डाल चुका था। अब अगर तुमने कोई फजूल बात की पलवशिया, तो मुझसे किसी किस्म की नरमी की उम्मीद मत रखना। अब मुझे सुकून से खुद को महसूस करने दो। आज हदायत शाह को उसके वजूद की गहराइयों से रूह में उतरकर तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना है। इस वजूद को अपनी गुर्बत से महका कर तुम्हारी सांसों को खुद में कैद करना है। आंखों में हमारे की सुड़ी लिए हुए पलवशिया का चेहरा हाथों में बढ़ते हुए जा बजा अपना बीका लम्स छोड़ते हुए सरगोशीनुमा लहजे में कहते हुए पलवशिया की सांसें खुश कर चुका था। कुछ कहने को लाबवाक यही थे कि हदायत शाह उन्हें अपने गिरफ्त में लेते झटके से पलवशिया की शर्ट कांधों से सरका चुका था। अपने कांधों पर पलवशिया की एहतजाज करते हुए हाथों को महसूस करते हुए सख्ती से उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हुए पीछे हुआ था। हदायत के पीछे होने पर पलवशिया को लगा शायद वो अपना इरादा तय कर चुका था, मगर अगले ही लम्हे हदायत के हाथ में इनका दुपट्टा देखकर उसे झटका लगा था। नफी में साइड लाती वो उसे रोकती, लेकिन हदायत शाह मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए पलवशिया की कलाइयां दुपट्टे से बांधते उसकी गर्दन पर झुक चुका था। पहले तुम्हें टाइम दिया था, इसमें तुम्हारी मर्जी चली थी, और अब मेरे टाइम और मर्जी की बारी है। बारी लहजे में जानलेवा सरगोशी करता वो दोनों हाथ पलवशिया की कमर के गिर्द लपेटते गर्दन पर अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। हदायत शाह के होंठों पर जा बजा अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए वो अपने होंठों दांतों तले दबा गई थी, मगर कंधे पर हदायत शाह के दांतों को महसूस करते हुए बुरी तरह से मचली थी, जिस पर हदायत शाह मजीद गिरफ्त करते हुए हाथ बढ़ाकर कंफर्टर से दोनों के वजूद को छुपा गया था। कमरे की हमोश फिजा में पलवशिया खान की बिखरती सांसों का शोर बढ़ था। हदायत शाह की शिद्दतों पर उसकी सांसें रुकने लगी थी, तो वो उनमें से अपनी सांसें शामिल कर देता। कभी तेज होती तो वो उन्हें कतरा कतरा खुद में अंडेलता। सिरकती रात के साथ ही वो पलवशिया खान के पूर को अपनी मोहब्बत की बारिश में बेगोता चला गया था, जबकि वो हदायत शाह की शिद्दतों पर नडाल होती उसकी बाहों में सिमटते चले गए थे। कब तक ऐसे मजनू बने रहना है? बेराम शाह की आवाज पर बिलाल शाह ने सर उठाकर उसको देखा था, और फिर बिना कुछ कहे वो दोबारा नजर झुकाता अपने सामने खुले रजिस्टर पर पेन चलाने लगा था। इन लोगों को वापस आए 20-25 दिन हो गए थे। बाकी सब अपनी रूटीन पर वापस आ चुके थे, जबकि बिलाल शाह की जिंदगी जैसे रुक से गए थे। सिबगा के साथ वापस तो आई थी, लेकिन वापस आकर वो अपनी मम्मा के पास शिफ्ट हो गए थे और बिलाल शाह के सामने भी नहीं आती थी। जैसे ही उसे मालूम होता था कि बिलाल शाह हवेली आ गया है, तो उसे ऐसे गायब होती जैसे वहां वो कभी आए ही ना थे। उसने कहा था कि वो उसे इश्क की आग में जलाएगी, तो वो जला रहे थे। उसने कहा था कि वो बिलाल शाह के इश्क के इतराफ पर उसे भी जालिम बनकर मिलेगी, तो वो जालिम बन गए थे। अब वो खामोशी से उसकी बेतनाई और बेरूही सह रहा था। मजनू बनना जन मरीद बनने से लाख बेहतर है। कुछ भी हो जाए, बिलाल शाह की जुबान तंज करने से बात नहीं आ सकती थी, जिस पर बेहराम शाह नजरों से बिलाल को घूरते हुए उसकी जगह संभाल कर बैठ गया था। डेरे को छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान दो बिलाल। ये काम करने के लिए मैं हूँ, और तुमने वहां खुद को इन बखेड़ों में उलझाया हुआ है। और ये जो तुम सगा पीने लगे हो ना, बाज आजू से पहले कि मैं ये बात अम्मा को बताऊं। बिलाल शाह के सामने रजिस्टर खिसका कर अपनी जन्म करते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, तो बिलाल शाह ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही का मुजाहरा किया कि तभी बेराम शाह के मोबाइल पर रिंग हुई, तो अकीदत का नंबर देते हुए कॉल पिक करता हुआ मोबाइल कान से लगा चुका था। हाँ, मैं बिलाज के साथ ही हूँ। हाँ, कर लो बात। अकीदत को जवाब देते हुए फोन बिलाज की जानब बढ़ा चुका था, जो होंठों पर झिलाने वाली मुस्कुराहट सजाते, टांग पर टांग जमाते, एक हाथ पलंग पर पीछे को रखते, सर आसमान के जानब उठाते हुए फोन कान से लगा चुका था। और बेराम शाह इस इत्मीनान बड़े अंदाज को देते हुए समझ गया था कि उसके भाई ने फिर कोई कारनामा अंजाम दिया है। तुम बिलाज, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? क्या बकवास करके आए हो तुम लोग इन लोगों के सामने? अकीदत के फड़काने वाले अंदाज पर बिलाल शाह ने कहका लगाया, तो अकीदत ने सख्ती से मुठियां बीच दी। कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे शो का पुराना उधार तो वही चुकता किया है। लहजे में संजीदगी समोए कहता वो अकीदत को सुलगा गया था। एक दफा तुम्हारे शोहर ने कहा था कि जमीन डेरे के मामला बिलाल शाह नहीं संभाल सकता, वो बस हाथ में कलम थामे इन फाइल पर घसीट सकता है। मैंने बस यही बात इसे प्रोजेक्ट ऑफर करने वाली कंपनी को बताई कि यह काम बिलाल शाह बेहतर कर सकता है। सरगाह माधो सरदार है, उसे जमीनों, डेरों और पंचायत के मामला ही संभालने आते हैं। मैंने तो बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन देकर किसी का भला किया था, लेकिन वो इस भले के तौर पर अपना प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को देंगे, तो बताओ उसमें मेरा क्या कसूर? कांदोज काका कहता वो बेराम शाह को माथा पीटने पर मजबूर कर गया था, जबकि बिलाल शाह की बातों पर अकीदत ने उसे 200 सलवतें सुनाकर फोन बंद कर दिया। कब सुधरोगे बिलाल, क्या सोचेगा जरगाम? तासबरे इलाजे में कहते बेराम शाह खड़ा हुआ था। कुछ नहीं कहता वो, उसे बता दिया था कि उधार था चुका रहने जा रहा हूँ, तो वो बस हंस दिया था। उसकी बीवी को बस अपने शोर की तारीफ मेरे मुंह से बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे तो नागन भी रंग नहीं बदलती, जैसे मेरी बहन ने शादी के बाद बदला है। वो गिरगिट होता है।
बिलाशा के अफसोस पर लहजे पर कहने पर तस्दीक की तो वो कंधे झुकाकर उठा था। लेकिन मुझे नागन पसंद है, आबरू झुकाकर जवाब दिया तो बेराम शाह ने तासुब से सर झटका था। ए सार पर हट, पहले मुझे लेने दे। श्याम मोटी सी औरत ने हाथ में थाली थाली थामे हुए मुकद्दस बेगम को दिखा देते हुए चिल्लाकर कहा तो वो बामुश्किल खुद को गिरने से बचाती उसकी जान मतवज्जो हुई। मुकद्दस बेगम को औरतों वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया था और यहाँ आते ही मुकद्दस बेगम को लगा जैसे वो जहन्नम में आ गई हो। तन पर महंगे ब्रांडेड कपड़ों की जगह मुजरिमों वाले लिबास पहनने उन्हें अपने वजूद पर बिच्छू डिंगते हुए महसूस हुए थे। आजाइशों से पड़े हुए कमरे के बजाय छोटी सी कोठरी नुमा जगह जहाँ 5 औरतें पहले से मौजूद थी, उन्हें वहां अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ था। तरह तरह के पकवान की बजाय पानी जैसी दाल और रूखे पीके चावल खाने को मिले तो उनकी हिम्मत एक दिन में ही जवाब देगी। रात जमीन पर सोते जब जिस्म में टीसे उठती तो अपने साथ मौजूद औरतों पर चलाती तो उनमें से दोनों बुरी तरह से उन्हें मार पीट डाला था तो इनमें से 2 ने बुरी तरह उन्हें मार पीट डाला था और फिर ये रोज का मामूल बन गया। वहां मौजूद पहली औरत ने उन्हें जैसे अपना गुलाम बना लिया था। अपने हिस्से का काम वो मुकद्दस बेगम से करवाती। काम गलत होने या ना करने की सूरत में वो उनकी दुर्गत बनाकर आ देती। इस थोड़े से अरसे में रोब दबदबे वाली मुकद्दस बेगम की शनाख्त खो चुके थे। मैं पहले आई हूँ, खाना पहले मैं लूंगी, प्लेट को दोनों हाथों से छाती से थामे जवाब दिया तो वो स्याह रंग की मोटी औरत अपनी प्लेट मेज पर पटाती हुई मुकद्दस बेगम के जाना मतवज्जो हुई थी। जबकि उसके चेहरे के खतरनाक जाविये देखते हुए मुकद्दस बेगम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अपने अतराफ में निगाह दुराई तो अपने साथ रहने वाली औरतों को देते आंखों में उम्मीद जागी थी। मगर जब मुकद्दस बेगम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए कानों में चे मंगोइयां करने लगी तो मुकद्दस बेगम का दिल डूब कर उभरा था। देखो दूर हो, मैं शिकायत करूंगी, कदम पीछे लेते हुए लड़खड़ाते लहजे में कहा तो उस औरत का तुरंत या क्या फिजा में गुजरा था। जबकि मुकद्दस बेगम ने खाने के करीब खड़ी पुलिस एहलकार को देखा तो वह तासुब से सर झटकते दूसरी औरतों की प्लेटों में खाना बनने लगे और उससे पहले कि मुकद्दस बेगम कुछ समझती कि वो औरत चील की तरह उस पर चिपटी थे। दोनों हाथों में साथी से मुकद्दस बेगम के बाल दबोचते उसने पूरी कोशिश से उसका चेहरा टेबल पर मारा था कि मुकद्दस बेगम का चेहरा पल में खून से तर हुआ था। फिजा में मुकद्दस बेगम के दिल हरास चीख गूंजी तो कुछ औरतों ने तासुब से और कुछ ने कहका लगाते हुए देखा था। रजिया बेगम नाम है मेरा, साली मुझे इनकार करेगी, मुझे जवाब देगी, हिम्मत भी कैसे हुई। बालों से पकड़कर जमीन पर दिखा देते गालियां बकते चलाकर कहती वो पर लातों की बरसात करती हुई उन्हें नींद जान कर गई थी। तभी मामला बिगड़ता देखकर खाना देते एहलकार ने उन्हें गाली बकते हुए दूसरी पुलिस एहलकारों को बुलाया था जो वहां आती बामुश्किल इस औरत को मुकद्दस बेगम से दूर करती उन्हें बाजू से खींचकर उठाती हुई वहां से ले गई थी। क्या जरूरत थी इतनी अक्कड़ दिखाने की, देख तो लिया ना अपनी अक्कड़ का अंजाम, फिर भी दिल नहीं भरा तो इस रजिया के मुंह लग गई। इसे तो ये पुलिस वालियां भी नहीं कुछ कहती। ऐसी कोई औरत है कि पता नहीं कितनों को मारकर यहाँ आई है। वो औरतें रात को वहां आई तो मुकद्दस बेगम को दर्द से कुराते हुए देखकर नौसे बड़े लहजे में कहती सोने के लिए लेट गई। जबकि मुकद्दस बेगम की सूजी हुई आंखों से आंसू लड़ियों के मारने बहते हुए चेहरा भिगो रहे थे। मैंने अकीदत से पहले आपसे मोहब्बत की है माँ, सबसे ज्यादा। अच्छा छोड़ें, माँ तो अपनी औलाद से ही मोहब्बत करती होती है ना। क्या फजूल सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये बताएं क्या आप अब भी खुश नहीं? मेरी खुशी में भी खुश नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ माँ, अकीदत से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। वो पलट कर आपको किसी बात का जवाब नहीं देगी। आप जैसा चाहेंगी मैं उसे वैसा करने का कह दूंगा, वो मान देगी। वो थोड़ी जज्बाती है, बिल्कुल आपके बेटे जैसी, लेकिन दिल की बहुत ही अच्छी है। मेरी छोड़े, ये बताएं आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है या कब हुई थी? जब मैं दुनिया में आ गया था या आने वाला था? मुझे खबर मिली कि मेरी खुशी में सबसे ज्यादा जिसका हक बनता है वो अभी तक अपने कमरे में है। तो बस फिर यह हाथ चलाया। जरगाम आंखों के पर्दे पर जरगाम खान का चेहरा लहराया तो मुकद्दस बेगम ने सिसक कर उसे पुकारा था। कान में जरगाम खान की मोहब्बत व आस पर अल्फाज गूंजे तो उनका दिल किया कि वह जमीन में धंस जाए। लेकिन ये पछतावा ये सोचे नामुमकिन थी कि जहाँ से अब फरार नामुमकिन था, जिसके साथ मिलकर ये अब खेल रचाया था, वो तो आसानी से मौत की नींद सो चुके थे और अब उन्हें मौत से बेहतर जिंदगी गुजारनी थी। न जाने कितने हफ्ते, महीने या साल।